हेलो, नमस्कार। एलआर कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका एलआर मोबिया। आज कक्षा 11 का एक टॉपिक हम चालू करते हैं, इसका नाम है क्रमचय और संचय। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर क्रमचय और संचय पढ़ाइए, तो आज उसी टॉपिक को हमने चालू किया है। और जो अच्छे अच्छे एग्जाम है जैसे आईआईटी वगैरह है, उसके अंदर ये टॉपिक बिल्कुल पूछा जाता है। तो क्रमचय और संचय पढ़ने से पहले हमको एक सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, इसका नाम है गुणन का आधारभूत सिद्धांत। क्या नाम है? गुणन का आधारभूत सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या है, इसकी थ्योरी क्या है, कैसे वो सिद्धांत बना, तभी तो अपने मजा आएगा पढ़ने का। तो इसका नियम तो बिल्कुल मैं भी लिखा सकता हूँ, एक दो क्वेश्चन करा भी सकता हूँ आपको, लेकिन अभी हमको ये पढ़ना है कि सिद्धांत है क्या आखिर। क्या गुणन का आधारभूत सिद्धांत क्रमचय का ही एक रूप है? हाँ बिल्कुल, देखने को आगे मिलेगा। जब हम क्रमचय पढ़ेंगे तो क्रमचय का मतलब भी समझेंगे, संचय का मतलब भी समझेंगे। लेकिन क्या क्या गुणन का आधारभूत सिद्धांत क्रमचय का एक रूप है? आंसर तो जी हाँ यही है। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे क्रमचय और संचय को डिटेल से, लेकिन सबसे पहले पढ़ना है गुणन का आधारभूत सिद्धांत। इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए कि अपने पास में दो बैग हैं या तीन बैग है। मान लीजिए अपने पास में, माना हमारे पास में तीन बैग हैं और उन बैगों के नाम है B1, B2 और B3। मान लीजिए हमारे पास में क्या है, तीन बैग है। एक बैग का नाम है B1, एक बैग का नाम है B2 और तीसरे बैग का नाम है B3। तीन बैग है और हमारे पास में मान लीजिए पेंसिल है, कुछ पेंसिल है। तो पेंसिल मान लीजिए हमारे पास में दो हैं, एक पेंसिल का नाम है P1 और एक पेंसिल का नाम है P2। ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमारे पास में तीन बैग है। एक बैग का नाम है B1, दूसरे बैग का नाम है B2, तीसरे बैग का नाम है B3। दो पेंसिल हैं, एक पेंसिल है P1 और एक पेंसिल है P2। और एक स्टूडेंट है, ध्यान दीजिए, एक स्टूडेंट है, उसको एक बैग सेलेक्ट करना है। एक बैग व एक पेंसिल चाहिए। एक स्टूडेंट है, उसको एक बैग और एक पेंसिल चाहिए, और एक बैग और एक पेंसिल का जो सिलेक्शन है, ध्यान दीजिए, एक बैग और एक पेंसिल का सिलेक्शन कितने तरीके से वो कर सकता है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एक बैग और एक पेंसिल का किस तरीके से वो क्या कर सकता है, चयन कर सकता है। क्या कर सकता है? चयन कर सकता है। तो देखिए, मान लीजिए स्टूडेंट के पास तीन बैग हैं। एक बैग है B1, दूसरा बैग है B2, तीसरा बैग है B3। तीन बैग है। अब यह मान लीजिए कि मान लो उसने बैग B1 सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए उसने, बच्चे ने बैग कौन सा सेलेक्ट कर लिया? B1। अगर बैग B1 सेलेक्ट कर लिया तो अब उसके पास में दो ऑप्शन खुल जाते हैं पेंसिल सेलेक्ट करने के। पेंसिल सेलेक्ट करने के कितने ऑप्शन खुल जाते हैं? दो। B1 बैग सेलेक्ट करने के बाद में या तो पेंसिल P1 लेगा और या पेंसिल P2 लेगा। स्टूडेंट को क्या चाहिए? एक बैग और एक पेंसिल। नियम तो मैं बता दूंगा अभी। नियम नहीं, नियम बढ़ा कैसे, यही एलआर मोबिया की खासियत है। नियम बढ़ कैसे रहा है उसको थोड़ा पहले हमको क्या करना है, समझना है। कि एक बच्चा है, मान लीजिए उसके पास में तीन बैग है, B1, B2, B3, और पेंसिल मात्र कितनी है उसके पास में? दो पेंसिल है, और उसको एक बैग और एक पेंसिल का क्या करना है, चयन करना है। तो कितने, हाउ मेनी वेज ऑफ सिलेक्शन, कितने तरीके से चयन कर सकता है, कौन सा बैग, कौन सी पेंसिल, कौन सा बैग, कौन सी पेंसिल उसको लेनी चाहिए, कितने तरीके से वो उनका क्या कर सकता है, चयन कर सकता है। इसी की तो बात कर रहे हैं। अजम्पशन कर लो, मान लिया बच्चे ने B1 बैग सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए बच्चे ने कौन सा, पहला तरीका तो यह है, तरीके बता रहा हूं कि पहला तरीका, मान लीजिए कि बच्चे ने B1 बैग सेलेक्ट कर लिया। अब B1 बैग सेलेक्ट करने के बाद में पेंसिल सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए? दो। या तो बैग P1 पेंसिल लेगा और या बैग B1 लेने के बाद पेंसिल P2 लेगा। तो उसका एक में तो ये बन गया कि बैग B1 सेलेक्ट कर लिया साहब और पेंसिल P1 सेलेक्ट कर ली। और दूसरा चयन क्या हो गया, सर बैग B1 सेलेक्ट कर लिया एंड और सेलेक्ट करने के बाद पेंसिल P2 सेलेक्ट कर ली, यानी B1 और P2 की सिलेक्शन हो गया।
या दूसरा तरीका हो सकता है कि मान लो साहब बैग B1 ही सिलेक्ट नहीं किया, बैग B2 सिलेक्ट कर लिया, फिर बैग B2 सिलेक्ट करने के बाद में पेंसिल या तो P1 ले सकता है, बैग पेंसिल P2 ले सकता है। यानी B2 बैग सेलेक्ट कर लिया एंड आगे उसने कौन सा P1 पेंसिल सेलेक्ट कर ली, तो यानी ये क्या एक क्या पॉसिबिलिटी बन गई हमारी, सर बैग तो B2 ले लिया, पेंसिल P1 ले ली। और क्या पॉसिबिलिटी बन गई, सर बैग B2 सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद में पेंसिल उसने P2 डाल दी, यानी बैग B2 और पेंसिल P2, एक ये भी सिलेक्शन हो सकता है। इसके बाद में मान लीजिए उसने बैग B3 सिलेक्ट कर लिया तो पेंसिल P1 सिलेक्ट कर सकता है या पेंसिल P2 सिलेक्ट कर सकता है। तो अगर बैग B3 बैग सिलेक्ट करने के बाद पेंसिल P1 सिलेक्ट करता है तो क्या अरेंजमेंट मिलेगा कि सर बैग तो B3 ले गया और पेंसिल P1 ले लिया, और बैग B3 सिलेक्शन के बाद में पेंसिल P2 सिलेक्ट कर रहा है, इसका मतलब बैग B3 हो गया और पेंसिल P2 हो गई। तो उसके पास में कितने चयन कर सकता है, या तो ये जो ये तरीका ले सकता है, ये तरीका 2 3 4 5 और 6, कितने तरीके हो गए, 6 तरीके हो गए, जिसमें एक बैग सेलेक्ट करना है, एक ही पेंसिल सेलेक्ट करनी है। लेकिन क्या यही 6 तरीके, ये 6 तरीके आप अलग अलग तरीके से आ सकते हैं, क्या इसी तरीके से आएंगे या कोई अन्य तरीके से आ सकते हैं, तो उसका आंसर है नहीं। यही तो सिद्धांत पढ़ने वाले अपन, गुणन का आधारभूत सिद्धांत यही तो कहता है कि सर इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि आपको बैग सेलेक्ट करने के 3 वे हैं, बैग सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं आपके पास, 3 तरीके हैं, और पेंसिल सेलेक्ट करने के मात्र 2 तरीके हैं। यानी बैग का सिलेक्शन आप 3 तरीके से कर सकते हो। बैग का सिलेक्शन कितने तरीके से कर सकते हो, 3 तरीके से आप बैग सिलेक्ट कर सकते हो, या तो बैग B1 सिलेक्ट करेगा, या बैग B2 सिलेक्ट करेगा, या बैग B3 सिलेक्ट करेगा। यानी बैग सिलेक्ट करने के तो 3 तरीके हो गए, और बैग सिलेक्ट करने के 3 तरीके हो गए, तथा पेंसिल सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए, पेंसिल सिलेक्ट करने के अपने कितने तरीके हो गए, 2, या तो P1 सिलेक्ट कर सकता है या P2 सिलेक्ट। तो इसी क्रम में एक बैग और एक पेंसिल सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे आपके, इन दोनों को क्या कर सकते हैं अपन, मल्टीप्लाई 3 into 2 बराबर 6, और यही 6 वेज हमारे पास आए थे, यही 6 वेज आएगा नहीं। तो गुणन का आधारभूत सिद्धांत यही कहता है, और थोड़ा सा डिटेल से समझिए इसको आप कि क्या कहना क्या चाहता है। तो मान लीजिए एक और सिनेरियो लेते हैं अपन, एक और एग्जांपल लेते हैं और उससे क्लियर करते हैं कि मान लीजिए आपको ए से, यानी मान लो इसको ए की जगह मैं जयपुर लिख देता हूं, जयपुर। मान लीजिए आपको जयपुर से, या अपन कह सकते हैं मानपुर ले लेता हूं, चलो मानपुर से कहां जाना है, जयपुर, वाया दौसा, बीच में दौसा। ध्यान से समझ लेना कि मानपुर से कहां जाना है, दौसा जाना है, और जयपुर बीच में सिलेक्ट करना है। और मानपुर से दौसा जाने के मात्र 2 तरीके हैं, 2 तरीके के हम गाड़ी ले सकते हैं, या तो ले सकते हैं बस, और या ले सकते हैं अपन क्या नाम से, कार। ध्यान समझ लेना कि मानपुर से दौसा जाने के तरीके कितने तरीके हैं, 2, या तो बस से जा सकता है या कार से जा सकते हैं। और फिर दौसा से जयपुर जाने के कितने तरीके हैं, दौसा से जयपुर जाने के कितने तरीके हैं, मान लीजिए 3 तरीके हैं, या तो वो जाएगा ट्रेन से, यानी रेलगाड़ी लिख देता हूं हिंदी में, रेलगाड़ी, एरोप्लेन की सुविधा नहीं है लेकिन मान लीजिए, या हवाई जहाज से, और या मान लीजिए वो जाएगा रिक्शा से, या ऑटो लिख सकते हैं, ऑटो से। तो एक बंदे को मानपुर से और जयपुर जाना है, तो वो अपने इन व्हीकल्स का सिलेक्शन किस तरीके से कर सकता है, व्हीकल का सिलेक्शन किस तरीके से करना है कि ताकि मानपुर से जयपुर पहुंच जाए। तो मानपुर से जयपुर जाने के लिए उसके पास में यहां से 2 तरीके, दौसा से जयपुर जाने के कितने तरीके, 3 तरीके। तो इसमें क्या सिनेरियो बनेंगे, देखना, थोड़ा समझने की कोशिश करना कि मानपुर से और दौसा जाने के 2 तरीके हैं, बस और कार। अब मान लेना कि मानो कि मानपुर से और दौसा तक तो बस से गया,
ये कहां से गया? बस से गया। मानपुर से दौसा तक वो बस से गया, फिर उसके कितने ऑप्शन खुलते हैं? 3। या तो वो रेल से जाएगा, और या वो हवाई जहाज से जाएगा, हवाई जहाज से जाएगा, और या वो किससे जाएगा? ऑटो से जाएगा। मुझे लगता नहीं ऑटो से पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी मान लीजिए, मान लेंगे जरा कि मान लीजिए कि मानपुर से और दौसा किससे जा रहा है? वो बस से जा रहा है। और उसके बाद में बस से जाने के बाद में आगे कितने ऑप्शन खुल गए उसके पास में कि मानपुर से दौसा तक तो चलो बस से आ गया, आगे चलकर वो रेल से भी जा सकता है, हवाई जहाज से भी जा सकता है, ऑटो से भी जा सकता है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो गई कि यहां से यहां तक आने की क्या पॉसिबिलिटी बन गई? एक तो बन गई साहब मानपुर से और दौसा तक तो बस से आया, यानी बस और रेल। पहला तो ये हो गया कि सर मानपुर से और दौसा बस आ जाए, और बाद में किससे आ गया? रेल से आ गया। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी बन गई सर? मानपुर से और दौसा तक तो बस से आया है, लेकिन आगे जाकर किससे बन गया? हवाई जहाज से, हवाई जहाज। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी सर? मानपुर और दौसा से तो चलो बस से आया है, लेकिन आगे ऑटो से चला गया, तो यानी पहली बार मतलब दौसा तक बस से, और फिर किससे बन गया? ऑटो से। कितने ऑप्शंस खुल गए? कितने तरीके हो गए? 3। लेकिन आगे अभी तक तसल्ली करूं, मानपुर से दौसा तक कार से भी तो आ सकता है वो, और कार से आने के बाद में कितने ऑप्शन खुलते हैं? वही 3 तरीके की। आगे चलकर रेल से भी जा सकता है, हवाई जहाज से भी जा सकता है, और किससे जा सकता है? ऑटो से भी जा सकता है, ऑटो से जा सकता है। तो क्या तरीका हो गया कि मानपुर से जयपुर जाने का? मानपुर से जयपुर, मानपुर से दौसा तथा दौसा से जयपुर, यानी मानपुर से जयपुर जाने के कितने तरीके हो गए कि सर मानपुर से और दौसा जा रहा है कार से, यानी कार, और उसके बाद में पकड़ रहा है रेल, कार और रेल। एक तरीका ये हो गया। सर मानपुर से दौसा तक तो कार से जा रहा है, उसके बाद में हवाई जहाज, यानी कार और हवाई जहाज। और मानपुर से और दौसा तक कार से जा रहा है, फिर आगे चलकर ऑटो से जा रहा है, यानी क्या बन गया? कार और ऑटो। 3 तरीके ये हो गए आपके। कितने तरीके हो गए? 3। यानी 3 तरीके का सिलेक्शन ये हो गया और 3 तरीके का सिलेक्शन हो गया। कितने तरीके हो गए? टोटल 6 तरीके के सिलेक्शन कर सकता है कि या तो यहां से आता बस, रेल, बस, हवाई जहाज, बस, ऑटो, कार, रेल, कार, हवाई जहाज, कार और ऑटो। 6 तरह के सिलेक्शन हो गया। इसी चीज को हमारा गुणन का आधार सिद्धांत कहते हैं कि आप यहां से यहां तक कितने तरीके से आ रहे हो? 2 तरीके से। कहां से आता है? मानपुर से दौसा, तथा आगे चलकर एंड है इसमें, एंड, ए एंड डी, तथा ध्यान दीजिए, तथा है कि मानपुर से और दौसा जाने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके। 2 तरीके के मानो सब जा रहे हो, तथा उसके बाद में आप दौसा से जयपुर कितने तरीके से जा रहे हो? 3 तरीके से। यानी हर एक तरीके के लिए कितने ऑप्शन खुल रहे हैं आपके? 3। एक ऑप्शन के लिए 3 ऑप्शन खुल रहे हैं। हमारे पास में यहाँ के कितने ऑप्शन है? 2। तो 2 ऑप्शन के लिए कितने ऑप्शन खुल जाएंगे? 2 गुणा 3, यानी 6 ऑप्शन खुलेंगे आपके। इसको समझने की कोशिश करना, रटने की बिल्कुल भी मत करना कि मानपुर से दौसा जाने के कितने तरीके हैं? 2। और हर एक ऑप्शन के कितने ऑप्शन खुलते हैं? 3। यानी एक ऑप्शन के 3, तो 2 ऑप्शन के कितने खुल जाएंगे? 3 और 3 इसके यानी कितने? 6। और मान लीजिए मानपुर से दौसा भी वो किसी एक तरीके से और जाता तो कितने तरीके हो जाते? 9, क्योंकि एक ऑप्शन के कितने तरीके हैं? 3। तो 3 ऑप्शन के कितने तरीके हो गए? 3 गुणा 3 गुणा 3 है 9। इसी को गुणन का आधारभूत सिद्धांत कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? गुणन का आधारभूत सिद्धांत कहते हैं। ध्यान रखने की बात है, कोई रटने की बात नहीं है। और समझिए, मान लीजिए कि किसी बंदे के पास में 3 पैंट है, 3 पैंट है, इनका नाम है P1, P2 एंड P3, और 4 शर्ट है, नाम है S1, S2 और S3। 3 पैंट है, बहुत काम की चीज है। मान लीजिए 3 पैंट है, P1, P2, P3, और 4 शर्ट है, S1, S2 और S3, S4 और ले लेता हूं, 3 हो गए, 4 हो गए। बंदे को एक पैंट और एक शर्ट पहननी है, बस एक तो पैंट खरीदना नहीं, पहनना, एक शर्ट पहननी है। कितने तरीके से सिलेक्शन कर सकता है इनका? कौन सा तो पैंट पहने, कौन सी शर्ट पहने, कौन सा तो पैंट पहने, कौन सी शर्ट पहने। हाउ मेनी वेज ऑफ द सिलेक्शन ऑफ वन पैंट एंड वन शर्ट? देखते हैं कि मान लीजिए उसके पास में पैंट P1 ले लिया, तो P1 के बाद में ऑप्शन खुल गए 4। शर्ट S1 भी पहन सकता है, S2 भी, S3 भी, S4 भी।
मान लीजिए उसके पास में पैंट के कौन सा ले लिया P2, शर्ट कौन सी पहन सकता है S1 S2 S3 और S4। मान लीजिए उसने पैंट कौन सा ले लिया P3, शर्ट कौन सा पहन सकता है शर्ट S1 S2 S3 और S4। यानी पैंट सिलेक्शन करने के कितने तरीके हैं 1 2 3। ध्यान समझ लेना, रटना है तो रटो। गुणन का आधारभूत सिद्धांत मैं भी एक लाइन का ये समझा सकता हूँ, लिखा सकता हूँ, समझने की कोशिश करो ना। गुणन का आधारभूत सिद्धांत आए कैसे है कि पैंट सिलेक्शन के कितने तरीके हैं 3 1 2 3 और शर्ट के, और हर पैंट सिलेक्शन के कितने तरीके हैं शर्ट सिलेक्शन के 4। एक पैंट सेलेक्ट किया और उसके 4 ऑप्शन खुल गए, दूसरा पैंट सेलेक्ट किया उसके 4 ऑप्शन खुल गए, और तीसरा पैंट सेलेक्ट किया तो शर्ट के 4 ऑप्शन खुल गए। यानी ये तो 4 तरीके हो गए हमारे पास में, ये भी 4 तरीके हो गए और ये भी 4 तरीके हो गए, और 4 4 4 8 4 के 12 12 मतलब ये आपके 3 तरीके थे और एक तरीका, हर एक तरीके कितने ऑप्शन खुल रहे हैं 4, यानी 4 3 12, और यही गुणन का आधारभूत सिद्धांत है। अब लिख लीजिए गुणन के आधारभूत सिद्धांत को भले ही क्या कहता है इसकी थ्योरी। यह क्रमचय ही है, गुणन का आधारभूत सिद्धांत कोई नई चीज नहीं है, क्रमचय ही है। इसमें क्रम का महत्व होता है गुरु इसके गुणन के आधारभूत सिद्धांत के अंदर। तो गुणन का आधारभूत सिद्धांत क्या कहता है कि यदि कोई घटना A, कोई घटना अपन लिख सकते हैं M प्रकार से घटित होती है तथा, ये तथा का बड़ा रोल है, यदि कोई घटना M प्रकार से घटित होती है, यानी M प्रकार से घटित होने का मतलब है कि कोई घटना M प्रकार से सिलेक्ट हो जाती है तथा दूसरी घटना N प्रकार से घटित होती है, तो यदि कोई घटना M प्रकार से घटित होती है तथा दूसरी घटना N प्रकार से घटित होती है तो दोनों घटनाएं दिए हुए क्रम में M गुणा N प्रकार से घटित होगी। यही तो कहता है और यही तो पढ़ा था आपने। यदि कोई घटना M प्रकार से घटित होती है तथा दूसरी घटना N प्रकार से घटित होती है तो दोनों घटनाएं दिए हुए क्रम में M गुणा N प्रकार से घटित हो सकती है, और यही हमने पढ़ा था। लेकिन इसको अगर अपन व्यापक रूप में और ले जाए तो व्यापक रूप मतलब हो सकता है 2 से ज्यादा घटित हो घटना। इसका भी एग्जांपल ले लेंगे कि यदि कोई घटना P प्रकार से घटित होती है तथा दूसरी घटना Q प्रकार से घटित होती है तथा इसके बाद तीसरी घटना R प्रकार से घटित होती है, समझ लेना। यदि कोई घटना P प्रकार से घटित होती है तथा दूसरी घटना Q प्रकार से घटित होती है, उस एक घटना के घटित होने के बाद तुरंत, यदि कोई घटना P प्रकार से घटित होती है तथा उसके बाद दूसरी घटना Q प्रकार से घटित हो तथा उसके बाद तीसरी घटना R प्रकार से घटित हो, तो तीनों घटनाएं संयुक्त रूप से P गुणा Q गुणा R प्रकार से घटित होंगी, और इसी को कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणन का आधारभूत सिद्धांत। बहुत तगड़ा है सिद्धांत आपका है, और यही क्रमचय मान लीजिए आप एक तरीके से। क्रमचय का मतलब कुछ भी नहीं है, क्रमचय का मतलब होता है जिसके अंदर क्रम का महत्व होता है।
दी हुई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं को या सभी वस्तुओं को लेकर बनाए गए विन्यासों की संख्या जिनमें क्रम का महत्व होता है उसको क्रमचय कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्रमचय के अंदर क्रम का महत्व होता है क्योंकि इसके अंदर आपके अरेंजमेंट होते हैं, विन्यास बनते हैं। और संचय के अंदर क्रम का महत्व नहीं होता क्योंकि संचय के अंदर ग्रुप बनते हैं, ग्रुप के अंदर कोई क्रम का महत्व नहीं होता। तो क्रमचय ही बनते हैं यहाँ पर। इससे क्या बनते हैं? क्रमचय बनते हैं, इससे क्रमचय बनते हैं। अब इसी को थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप या वीडियो को पॉज करके वापस देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो इसके बाद पीडीएफ की भी सुविधा हम अवेलेबल करा देंगे और इसकी जो यूनिट है उसको हम चालू करेंगे। लेकिन अभी इसका बेसिक तो पढ़ लिया जाए कम से कम। किसी भी यूनिट की बेसिक के बिना सब कुछ अधूरा होता है। बिल्डिंग तभी खड़ी होगी जब उसकी जो नींव है वो मजबूत होनी चाहिए। 2 सूत्र लिखा है, 2 परिभाषा लिखा है, प्रश्नावली चालू करने से कोई मतलब नहीं है, उसको रट्टाफिकेशन कहते हैं। ज्यादातर इस सिद्धांत को यही कराते हैं कि लिखो गुणन के सिद्धांत क्या है और ये इसको लिख लो और फिर देख लो भाई ये इतने प्रकार से घटित होती है, इतने प्रकार से घटित होती है। देखो ना वो आई कैसे रहा, गुणन का आधारभूत सिद्धांत आया कैसे, उसको ही देख लो ना। उसमें क्या है, जब जैसे हमने देखा कि पैंट सेलेक्ट करने के 3 तरीके और हर सिलेक्शन के 4 ऑप्शन खुल के फिर शर्ट के, यानी एक सिलेक्शन के 4 तो 3 सिलेक्शन के 4 थे 12। ये लो काय का नियम इसमें नियम नहीं है। हमारी खोपड़ी काम करेगी, नियम काम मत कराइए अभी यहाँ, क्योंकि कक्षा 11 बार हम पढ़ोगे यहाँ तो खोपड़ी को काम करवाइए, नियमों को ज्यादा मत लीजिए। नियम तो बनाना सीखिए आप लोग। एक एग्जांपल लेते हैं आप इसका थोड़ा सा। मान लीजिए एक शब्द है रोज, शुरुआत करते हैं गुलाब से। रोज एक शब्द है। अब रोज शब्द की बात की जाए तो रोज शब्द से कितने अक्षर बनाए जाते, पहले चलो थोड़ा और सिंपल ले लेता हूं मैं। मान लीजिए रोज की बजाय थोड़ा सा आपसे ले ली जाए कोई, मान लीजिए एबीसी शब्द ले लिया जाए। एबीसी 3 अक्षरों का शब्द है एबीसी। अब इस एबीसी से कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं, कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं? यदि कोई भी अवयव दोहराया नहीं जाता, सारे तरीके बताऊं, फिल इन द ब्लैंक स्पेस मेथड से अपन लोग करेंगे आगे इनको भी। एबीसी से कितने अक्षर बनाया जा सकता है यदि कोई भी अवयव दोहराया नहीं जा सकता, पूरे के पूरे से। जबकि ये दोहराया नहीं जा सकता जबकि वे अक्षर, उन अक्षरों वे अक्षर मीनिंगलेस हो या मीनिंगफुल हो, यानी उनका कोई मतलब निकले या नहीं निकले उससे कोई मतलब नहीं है अपन को। जबकि वे अक्षर मीनिंगलेस हो सकते हैं, मीनिंगलेस हो सकते हैं। देखिए कि पहला शब्द तो क्या बन जाएगा अपना एबीसी बन जाएगा, जिसमें हमने पहली बार इधर जो थर्ड वाले पॉइंट है उस पर ए फिक्स कर दिया। दूसरा क्या हो जाएगा, ए इन दोनों को इंटरचेंज कर दो सीबी। तीसरा क्या बन जाएगा कि अब की बार हम यहाँ पर बी लिखना चाहते हैं, बी लिख दिया। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ए और सी, और बी लिख दिया तो लिख सकते हैं सी और ए, 4 हो गए। फिर यहाँ पर पांचवा अब क्या लिख सकते हैं सी लिख दिया पहली बार, इधर क्या लिख दिया ए और बी, और छठा क्या हो जाएगा सी और बी और ए। यानी इसके कितने अक्षर बन जाएंगे, इससे 6 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 6। समझाऊंगा, घबराइए मत। कि पहली बार मान लीजिए हमने ए को फिक्स कर दिया यहाँ पर, तो आगे क्या इसको जमाना है, बी और सी को तो जमाना, विन्यास तो बनाने हैं आपको। ग्रुप तो एक ही है, एबीसी है। तो एबीसी को जमाने के लिए सबसे पहले कहा कि चलो हम थर्ड वाले जगह पर ए आ रहा है, सेकंड वाले पर अब किसको अरेंज करना है, बी और सी को। या तो बी और सी ऐसे जाएगा या सी और बी ऐसे जाएगा। फिर मान लीजिए यहाँ पर अपन ने क्या सिलेक्ट कर लिया, बी सिलेक्ट कर लिया। मान लीजिए कि यहाँ पर बी आएगा, बी के बाद में किसको अरेंज करना है, ए और सी को। यानी या तो ए सी आ जाएगा या सी आ जाएगा। ये मान लीजिए आपने थर्ड इस पर क्या ले लिया, सी ले लिया, इसका मतलब आगे किसको अरेंज करना है, ए और बी को। यानी या तो ए भी आ जाएगा या बी आ जाएगा। कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4 5 6 तरीके। लेकिन क्या ये तरीका सही है? तरीका तो सही है, लेकिन जब इन संख्या नंबरों के अक्षरों में जो शब्द है उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो तरीका फेल हो जाएगा, बढ़ेंगे नहीं ऊपर से इतने। तो क्या किया जाए, फिल इन द ब्लैंक स्पेस मेथड, इसको बोलते हैं ब्लैंक स्पेस मेथड।
ब्लैंक स्पेस मेथड। ब्लैंक स्पेस मेथड, अब ब्लैंक स्पेस मेथड ये कहता है कि आपको एक एक अक्षर डालना है। तो मान लीजिए पहले यहां पर आपको अक्षर डाल देना है, तो यहां पर आप क्या डाल सकते हो, इस पर, क्योंकि पुनरावृत्ति आपको करनी नहीं है, एक भी अक्षर दो बार नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं कि किसी में ए दो बार आ रहा हो, पुनरावृत्ति की बात नहीं की जा रही, कोई भी अक्षर दोहराया नहीं गया जाता, ये लिख रखा है ना, कोई भी अक्षर क्या नहीं दोहराया नहीं जाएगा, उसकी बात कर रहे हैं, दोहराया जाएगी जबकि बात जब कर लेंगे अपन। तो देख लीजिए कि मान लीजिए यहां पर अपना एक शब्द आ सकता है, कौन सा, ए आ सकता है, बी आ सकता है और सी आ सकता है, देख लो ए बी सी। तो यानी इस खाने को भरने के कितने तरीके हो गए, 3 तरीके हो गए। इस खाने को कितने तरीके से भर सकते हो भाई, 3 तरीके से भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, बिल्कुल भर सकते हैं। अब 3 तरीके से का मतलब यहां तो या तो ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा, लेकिन अब इसको जैसे आपने भर दिया, या तो ए से भर दिया या बी से भर दिया या सी से भर दिया, अब एक भर तो दिया, उसके बाद में तो 2 ही बचेंगे, यानी इसको कितने तरीके से भर सकते हो आप, 2 तरीके से, और इसको भी भर दिया तो आपके पास अक्षर कितना बच रहा है, एक, यानी इसको कितने तरीके से भर सकते हैं, एक तरीके से। तो फिर अभी गुणन का नियम क्या पढ़ा था, ये तो पढ़ा था कि अगर कोई घटना m प्रकार से, दूसरी घटना n प्रकार से, तीसरी, मान लो कोई घटना p प्रकार से, दूसरी घटना q प्रकार से, तीसरी घटना r प्रकार से घटित होती है, तो तीनों एक साथ कितने तरीके से घटित हो सकती है, p गुणा q गुणा r। तो यानी आपके जो अक्षरों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कितना, अच्छा है, बिल्कुल सही है, यही तो पढ़ा था, यही तो पढ़ा था अभी, वैसे समझ में आया कि नहीं आया, यही तो पढ़ा था अपन ने। तो यही तो आपका ये क्रम चाहिए बेटा, ये क्रम चाहिए चल रहा है हमारा, लेकिन इसी को क्या कहते हैं अपन, गुणन का आधारभूत सिद्धांत पर बेसिक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। मान लीजिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन इसमें, रोज का अब ले लेते हैं, कौन सा मेथड बता रहा हूं मैं इसको, फिल इन द ब्लैंक स्पेस मेथड, ब्लैंक स्पेस मेथड। यानी रिक्त स्थान जो की बात की जाए तो उसमें अपन कैसे पूर्ति करते हैं वो विधि अपनी है। मान लीजिए अब आप रोज को ले लीजिए, रोज में तो 4 अक्षर है, अब रोज से कितने अक्षर बन जाएंगे, तो सुनिए थोड़ा तरीका समझ लीजिए कि मान लो आप पहले 3 अंक को अरेंज कर लो, ये इनको अरेंज कर लो पहले, ओ एस ई, तो ओ एस ई अक्षर है, तो ओ एस ई, ओ को फिक्स कर दिया मैंने, ओ एस ई ओ ई एस, 3 अंक को अरेंज करना है बस, ओ एस ई को, ओ एस ई ओ ई एस, यानी अपन ने यहां पर वो ले लिया, उसके बाद हम क्या ले सकते हैं, एस ओ ई, इधर एस ले लिया, और एस ई ओ दोनों अरेंज कर दो, फिर क्या ले लिया अपन ने, एस के बाद में ई, ई के बाद में किसको अरेंज करना है, और एस को, ओ एस ई एस को, कितने तरीके में, 6 हो गए, अभी भी तो पढ़े थे 6 तरीके, लेकिन 6 तरीके हैं भाई, अब इनके साथ में किसको और मिक्स करना है, आर को भी, 4 आगे बढ़ा लिया था अपन को, अभी तक कितने शब्द अरेंजमेंट किए, 3, इसमें भी किसको मिक्स करना है, अभी 4 को, इसमें भी किसको अरेंज करना है, मतलब आर को, मतलब एक को, और इसमें भी आर को अरेंज करना है, इसमें भी आर को, इसको भी आर, इसको भी आर, ये तो 6 तरीके थे, 3 अरेंज करने के कितने तरीके थे, 6, लेकिन हमको अन्य तो अरेंज कितने हैं, 4, तो आर को कैसे अरेंज करें, समस्या पैदा हो गई ना। तो आर को अरेंज कैसे करेंगे, तो आप देख लो पहले हमारे पास ओ एस ई है, इसमें पहले तो आर को हम फर्स्ट स्टेप पे डाल देते हैं, एक तो आई बन गया आर ओ एस ई, एक मान लीजिए आर को हम सेकंड स्टेप, सेकंड जगह डाल लेते हैं, यानी ओ आर एस ई, एक आर को थर्ड पे डाल देते हैं, थर्ड का मतलब यहां पर, यानी क्या आएगा, ओ एस आर ई, और एक बार आर को कहां डाल देते हैं, फोर्थ पर, यानी ओ एस ई और आर। ध्यान से समझ लीजिए, काम की बात है, ये हमारे पास में ओ एस ई था, ओरिजिनल था कि नहीं बंदे, बिल्कुल था। अब इसमें आर को और अरेंज करना है, तो आर को अरेंज करना है, तो पहले तो मान लो कि पहली दफा आर को पहली बार अरेंज कर दिया, दूसरा है कि इसमें दूसरी पोजीशन पे आर को रखा जाए, दूसरी पोजीशन का मतलब बाकी ओ को रख दो, फिर आर को रख दो, फिर बाकी बच रहे उनको रख दो। तीसरी कंडीशन ये है कि मैं आर को थर्ड पोजीशन पर, चौथी है कि आर को चौथी पोजीशन पर,
यानी इसके एक के ही कितने तरीके होंगे, 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या कसर छोड़ देंगे, इसके भी कितने तरीके होंगे, 4। 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 और इसके भी कितने तरीके होंगे, 4। 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 4 कितने होंगे, 24। तो रोज से कितने शब्द पढ़ेंगे, 24। नियम ही पढ़ा होगा, कभी एक्सप्लेन करके समझना, क्योंकि जिस तरीके से एक ने 4 को जन्म दिया है उसी तरीके से 6 होंगे, 6 4 4 को जन्म दे देंगे, तो 6 चौका 24 वर्ड बन जाएंगे। कितने वर्ड बन जाएंगे, 24 वर्ड बन जाएंगे। क्रम से शब्द को पढ़ना है, रटना नहीं, समझना है, और पढ़ो ऐसे कि आगे चलकर पढ़ा भी सको। तो ये ध्यान रखने की बात आपको है बच्चे। तो आपके समझ में आया। अब इसको फिल इन द ब्लैंक स्पेस मेथड से कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक स्पेस मेथड कि आपके पास में 4 अक्षर है। अभी मैं बात कर रहा हूं जब एलिमेंट्स की पुनरावृत्ति नहीं होती है, रिपीट नहीं करते, मतलब रिपीटिंग वाली भी बात अपन लोग करेंगे। मान लीजिए ये आपको 4 जगह इनको अरेंज करना है, 4 ही है हमारे पास में, 4 जगह अरेंजमेंट करना है। कितनी जगह अरेंजमेंट करना है, 4 जगह। 4 जगह अरेंजमेंट करना है तो मान लो इसके कितने तरीके हो गए, इसके 4 तरीके हो गए। 4 तरीके क्यों होगी भाई, इसमें आर भी आ सकता है, इसमें ओ भी आ सकता है, इसमें एस भी आ सकता है, इसमें ई भी आ सकता है, लेकिन आ सकता है एक तो डाल दे। अब एक डालने के बाद वो आगे के तीनों में नहीं डलेगा, क्योंकि अभी हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं कि पुनरावृत्ति नहीं होगी। क्या पढ़ रहे हैं कि हम पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो अगर कोई सा भी एक डाल दिया इसके अंदर तो बाकी एक डालने के बाद में पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए आपके 3 ही बची हमारे पास में। तो इसको कितने भरने के कितने तरीके हो गए, 3 तरीके, और इसको भरने के फिर आगे कितने तरीके हो गए, 2 तरीके, क्योंकि एक इसमें भर दिया, एक इसमें भर दिया। पुनरावृत्ति करनी नहीं है, 4 पूरे ही थे। एक भर दिया इसमें तो 3 बच गए, एक इसमें भर दिया तो 2 बच गए, 2 भर दिया तो 1 बच गया। अब गुणा का नियम क्या है कि अगर इसको आप 4 तरीके से भर रहे हो, इसको आप 3 तरीके से भर रहे हो, इसको आप 2 तरीके से भर रहे हो, और इसको अगर 1 तरीके से भर रहे हो, तो पूरों को कितने तरीके से भर सकते हो इसी क्रम में, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 ते 12, 12 गुणा 24। और यही तो बढ़ा था, इससे पहले और क्या बढ़ा गया था, इससे पहले यही तो बढ़ा था। तो गुणन जो गुणना का या फिर कह सकते गुणन का आधारभूत सिद्धांत कुछ भी नहीं है, क्रमचय से, क्रमचय आपका इसमें बिल्कुल क्रम का महत्व होता है। तो ये अपन को क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो गुणन के आधारभूत सिद्धांत से आपकी पहले यूनिट हो जाएगी। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, तो ये अभी जो पढ़ रहे हैं वही तरीका चलेगा। अगर अंकों की पुनरावृत्ति अलाउड हो जाए, दूसरा केस, सेकंड केस अपन ले ले। अभी तक हमने पढ़ा है कि जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। दूसरी मैं टॉपिक डाल रहा हूं कि जब अंकों या शब्दों की क्या हो जाए, पुनरावृत्ति हो। जब पुनरावृत्ति हो सके तो क्या बन सकते हैं, देखो फिर वही ले लेते हैं। फूल है गुलाब का, रोज, रोज की अपन बात कर ले, तो रोज की बात करें तो रोज को भरने हैं 4। अब ये भी जरूरी नहीं कि 4 ही भरे, आपके 4 अक्षर उसमें हो सकता है 3 भी ले लेने पड़े, 2 भी लेने पड़े, ये तो किसी के ऊपर डिपेंड करता है आपका। तो अब की बार पुनरावृत्ति हो सकती है, तो इसमें कितने तरीके से भर सकते हैं, 4 तरीके से। क्यों, इसमें आर आ गया, ओ आ गया, एस आ गया, ई आ गया, आ सकता है। और इसके भी 4 ही तरीके हो गए भाई, 4 तरीके से भर सकते हो इसको। क्यों, कह रहा है पुनरावृत्ति कर सकते हो आप, तो इसमें अगर आर भर दिया तो इसमें भी आर भर सकते हो आगे चलकर। तो क्योंकि पुनरावृत्ति अलाउड है। रिपीटिंग क्या कर रहा है, किसने अलाउड कर रखी है, रिपीटिंग अलाउड, इसमें 4 तरीके हो गए। और इसमें अगर 4 तरीके हो गए तो इसमें भी कितने तरीके हो गए, 4 तरीके। इसमें भी कितने तरीके हो गए, 4 तरीके। इसका मतलब रोज सबसे कितने अक्षर बन जाएंगे, इससे जो अक्षर बनेगा वो बनेंगे 4 × 4 × 4 × 4। कर लो कितना आएगा, आपको 2 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये सारे वेज क्या हैं, रोज से बनने वाले अक्षरों की संख्या है। वो अक्षर चाहे मीनिंगलेस हो या मीनिंगफुल हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तो अभी तो हमको क्या पढ़ने हैं, अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, पर क्रमचय पढ़ रहे हैं, क्रमचय। तो ये आपके इतने अक्षर बन जाएंगे। लेकिन देखो जब पुनरावृत्ति अलाउड होती है तो संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि पुनरावृत्ति अलाउड है तो उसमें रिपीटिंग वाले भी आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं वो रिपीट होने वाले भी।
और जब अंकों की पुनरावृत्ति पॉसिबल नहीं है तो रिपीट वाले शामिल नहीं होते हैं। तो इस तरीके से अपन को रिपीटिंग वाले। अब इसमें क्वेश्चन बहुत सारे कंडीशनल क्वेश्चन आते हैं, संख्याओं से संबंधित कंडीशनल क्वेश्चन भी आते हैं। अब कंडीशनल क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, कल अपन इस यूनिट को चालू कर देंगे, बिल्कुल चालू करेंगे। कंडीशनल क्वेश्चन कैसे आते हैं कि मान लीजिए उसने संख्या दे दी कि 0 1 2 3 4 और 5 से 4 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है? 0 1 2 3 4 5 से 4 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है? तो फिल इन द ब्लैंक स्पेस मेथड, 1 2 3 4 4 अंकों की बनानी है। अब कई बच्चे कहेंगे सर इसमें या ये जो ये है वो कितने तरीके से भरा जा सकता है? सर ये आपका 6 तरीके से भरा जा सकता है। तो भैया 6 तरीके से नहीं भरा जाएगा, उसने तो कर लिया 1 2 3 4 5 6, इसमें 0 भी आ सकता है, इसमें 1 भी आ सकता है, इसमें 2 भी आ सकता है। कितनी संख्याएं बन सकती है? तो लिख और देता हूं, यदि पुनरावृत्ति अलाउ नहीं है, संभव नहीं, पुनरावृत्ति नहीं, क्वेश्चन पूरा 0 1 2 3 4 5। कई बच्चे त्रिकोणमिति फलन की बात करते हैं, फलन भी चालू कर दूंगा, कुछ भी पढ़ लेना। मेरा दावा है ठोक के अगर आपको एक भी यूनिट के अंदर प्रॉब्लम हो जाए कक्षा 11 12 में तो बिल्कुल एक में भी नहीं होगी, लेकिन रटना छोड़ना पड़ेगा आपको, पढ़ने के तरीके चयन करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि कक्षा 11 12 में पढ़ रहे हो ना, तो आपको कक्षा 10 तक के वो जो तरीके रखने वाले थे ना भूलने पड़ेंगे आपको। तो 0 1 2 3 4 5 से 4 अंक की कितनी संख्या बनेगी यदि पुनरावृत्ति ना हो? पुनरावृत्ति नहीं तो कई बच्चे सोचेंगे सर यहाँ पर तो 6 तरीके की संख्या आ सकती है। अरे मेरे भाई, ये केवल 5 तरीके से भरी जा सकती है, क्योंकि जिस अंक के आगे मान लीजिए ये अगर ये कहे कोई बच्चा कि ये सर 2 अंकों की संख्या, तो वो गलत है, ये 1 अंक की संख्या है। अगर ये 2 अंकों की संख्या तो फिर ये कितने अंकों की संख्या बताओगे आप? 3 अंकों की। मान तो बराबर ही है, ये भी 1 है ये भी 1 है, तो फिर इसको कितने अंकों की संख्या बताओगे? 5 अंकों की। तो गलत है यार, संख्या का अगर 0 लग रहा है तो उतने अंक काउंट नहीं होते, कभी भी ध्यान रखने की बात है। यानी अगर आपको 4 अंकों की संख्या बनानी है ना, तो 0 को कहीं पे भी रख लेना, नहीं यहाँ मत रखना, क्योंकि यहाँ पर अगर 0 रखते हो ना तो 4 अंकों की नहीं बनेगी, 3 अंकों की रह जाएगी, 1 2 3, क्योंकि आगे तो 0 है। ध्यान रखने की बात यही है कि अगर आपको 4 अंकों की संख्या बनानी है तो यहाँ 0 नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी 1 2 3 अंकों की रह जाएगी नहीं हो तो, क्योंकि 0 अगर आ गया तो 3 अंकों की मानी जाएगी, तो 0 को आपको आगे वाले अंक को नहीं गिना जाएगा। तो यहाँ पर केवल आपके कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं। 5 तरीका बताओ, 1 2 3 4 5, इनमें से तो कोई सा भी आ सकता है। अब कई बच्चे जो रटा बेटा है वो कहेंगे सर अब 5 तरीके, तो 4 तरीके बच गए। नहीं भैया, 5 तरीके अब भी है, क्योंकि इन 5 में से ही तो आपने एक संख्या यहाँ पर फिल की है, तो इन 5 में से एक फिल कर दी तो 1 2 3 4 बच गए, 0 अब तो आ सकती है। यानी अब इसके 5 तरीके, अभी भी 5 तरीके बच रहे हैं। अब 4 तरीके हैं कि अब 2 अंक भर चुके, अब 0 भी भर चुके और कोई सी एक संख्या भर चुकी 6 में से। अब 4 तरीके से इसको भर सकते हो, और अब इसको 3 तरीके से भर सकते हो। तो आपको जो 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनेगी, इसका मतलब कि ऐसे इसको 5 तरीके से भरने के बाद, इसको 5 तरीके से भरने के बाद, तथा इसको 4 तरीके से भरने के बाद, तथा इसको 3 तरीके से भरने के बाद कितनी संख्याएं बनेंगी? संख्याएं बनेंगी 5 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, 5 चौका 20 और 20 पंजे 100 और 100 गुणा 3 यानी 300 अंक बनेंगे आपके। 300 अंक बन जाएंगे 4 अंकों की इन संख्याओं से लेकर, अगर आप बढ़ाना चाहो तो आज हमने बिल्कुल एक सिद्धांत पढ़ा, लेकिन उसको शानदार तरीके से हमने एक्सप्लेन किया है कि गुणन का आधारभूत सिद्धांत क्या है, उसी पर आपके 1 यूनिट आधारित है और उस पर कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको समझने की बात थी। आज हम इसी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको हमारा ये जो चैनल पसंद आया, पढ़ाने का तरीका पसंद आया, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो इस चैनल को एलआर कोचिंग सेंटर जो चैनल है वो निःशुल्क आपको दिया जा रहा है, तो बिल्कुल जितना शेयर कीजिए ताकि बच्चों को और बच्चों को भी लाभ मिले। थैंक यू, बाय बाय।
आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।